आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर हुकूमत की 2 नंबरियों और बारीक वारदातों का तज़किरा करना है। एक तरफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फैज़ हमीद साहब के ओपन ट्रायल का मुतालबा किया और कहा कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, मीडिया को रसाई होनी चाहिए, पता चले कि क्या हो रहा है, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। दूसरी तरफ जवाब ये आया सिक्योरिटी ज़राए से। उन्होंने कहा जी कि आप होते कौन हैं ये मुतालबा करने वाले, अगर आपका ट्रायल हुआ तो वो ओपन ही होगा और सारी दुनिया को पता चलेगा कि आप क्या करते रहे। उसके बाद अता तारड़ साहब ने ये कह दिया, उन्होंने कहा जी फौज के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जा रही है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से, और इनको अंदरूनी तौर पे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इनको पहले अपने केसेस का हिसाब देना चाहिए, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है और जो दीगर केसेस हैं। अब ये हुकूमत ने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि आपको इंटरवीन नहीं करना चाहिए। जाहिर बात है कि फौज के अंदरूनी मामलात है, आपको नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा था कि फैज हमीद अगर गिरफ्तार हो गए तो ये गिरफ्तारी का सिलसिला रुकेगा नहीं, ये पता चलेगा? ये किसने कहा था कि इनका नेक्सस है? ये किसने कहा था कि जराए से क्या क्या मालूम पड़ा है? अच्छा, ये चीजें आप करते रहें, लेकिन इसी बीच में मैं एक और चीज कहता हूं, ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर उसे आप क्वेश्चन मार्क के तौर पे भी लें तो ख्वाजा आसिफ साहब ट्विटर पे क्या लिख रहे हैं, कहते हैं विलायत की दिलचस्प कहानी। एक दफा का जिक्र है कि खातून ने विलायत का दावा कर दिया और उसने अपने बच्चों से कहा कि उनकी पाक लोगों की जियारत हो रही है, और बच्चे माँ का वजद और इबादत देखकर फौरन यकीन कर गए। इस कैफियत को चंद हफ्तों बाद वो अपने शौहर से बयान करती है। शौहर जो पहले से ही तोहम परस्त होता है फौरी यकीन कर लेता है। चंद माह के बाद वो खातून घर वालों से कहती है कि उसे इल्हाम होने लगा। ख्वाजा आसिफ साहब लिखते हैं, फिर वो सबको बताती है कि उसे ख्वाब में फलां हस्ती ने हुक्म दिया है कि वो घर से अलग होकर मुकम्मल यकसुई के साथ इबादत किया करे। घर वाले मान जाते हैं और वह घर से दूर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। नए घर का खर्च जो है वो गैब से अदा होने लगता है। फिर वो खातून एक दिन अपने शौहर से कहती है कि उसकी पाकीज़गी का अब ये आलम है कि उसे कोई मर्द हाथ ना लगाए, लिहाजा उसे तलाक दी जाए, वरना सारी विलायत ज़ाया हो जाएगी और बदले में अज़ाब इलाही आएगा। शौहर फौरन उसे तलाक देता है। फिर वो खातून एक ख्वाब बयान करती है कि उसे एक अजीम हस्ती ने हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत का फलां शख्स बड़ा नेकूकार है, उसके जरिए उम्मत को बुलंद मकाम मिलना है, लेकिन वो अकेला है, उसकी मदद तुम करो और उससे शादी कर लो। यूं वो वलीउल्लाह खातून उस नेक शख्स से शादी कर लेती है और गैबी हाथ अगले इलेक्शन में उस नेक शख्स को मुल्क का बादशाह बना देता है। ख्वाजा आसिफ साहब अपनी उस तहरीर में लिखते हैं कि यूं उम्मत मुस्लिमा के सर पर एक ईमानदार और दीनदार शख्स का हाथ आ जाता है। फिर वो वलीउल्लाह खातून रोज़ाना की बुनियाद पर नए नेकूकार शौहर को गैब की खबरें सुनाती है कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ शख्स फ़लाँ पार्टी में चला जाएगा, और हकीकत में ऐसा हो जाता है। उसका नया नेक शौहर उस खातून को वलीउल्लाह और इल्हामी मानने लगता है। वो नेक खातून उसे बताती है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ जज ये फैसला देगा, और हकीकत में वो फैसला आ जाता है। खातून नए नेकूकार शौहर को बताती है कि फलां दिन फलां पार्टी धरने पर निकल सकती है और तुम्हारी हुकूमत को हिला के रख देगी। फिर ऐसा ही हो जाता है। यूं वो ईमानदार बंदा उस खातून का मुरीद बन जाता है और खातून विलायत के आला मनसब के ऊपर बराजमान हो जाती है। उनकी ट्वीट के अंदर है कि फिर हाल ये होता है कि वो बंदा घर से बाहर कदम भी मुर्शदी से पूछ पूछ के रखता है। वो खातून उस नेकूकार शौहर को समझाती है कि फलां ऑफिसर को फलां जगह से हटाया तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, और फिर ऐसा हो जाता है। वो खातून शौहर को कॉल करती है और बताती है कि हेलीकॉप्टर गिर सकता है, नीचे उतारो। वाकई हेलीकॉप्टर नीचे उतार कर चेक किया जाता है तो उसका इंजन खराब तेल की वजह से फेल होने वाला होता है। और एक दिन खातून उसे कॉल करके बताती है कि आज मोहतात रहना, तुम पर गोली चल सकती है, और फिर गोली चल जाती। लिखा जाता है उस ट्वीट में कि दोस्तों, इस सारी कहानी में गैब से खबरें पहुंचाने वाली हस्ती का नाम फैज़ हमीद है, जो मुकम्मल तौर पर एक खातून को पैगाम रसानी करता रहता है, और खातून जाए नमाज बिछाकर खुद पर वज्र तारी करके वो खबरें उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर को पहुंचाती है कि उसे इल्हाम हुआ है। सब बोलो सुभान अल्लाह। अब बंदा पूछे, फौज का अंदरूनी मामला है, कोई और बोल नहीं सकता। आप इतनी लंबी तहरीरें लिख रहे हैं और इतनी लंबी तहरीरें लिख के वर्डिक्ट सुना रहे हैं कि भाईजान ये राबता इनका होता था, साबित हो चुका। अभी तो उनका ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के अंदर चीजें मंजर-ए-आम पे आएंगी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होता रहा, क्या होना चाहिए था, और उस पे क्या नतीजा निकलता है, क्या सजा होगी या क्या रिलीफ मिलेगा। अभी इसका तो फैसला होना है। लेकिन आप तो वर्डिक्ट सुना चुके हैं। तो आपने जब अपनी वर्डिक्ट सुना दी, अपना फैसला सुना दिया, आप दूसरों के बारे में बात करें। आप बात कर दें जी जनरल बाजवा साहब का भी होना चाहिए,
آپ بات کر دیں جی ثاقب نثار ہو یا کوئی اور ہو گرفتار ہوگا، آپ بات کریں پورا نیکسس ان کا پکڑنا ہے، تو وہ اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہوتی۔ یہ کون ہے ترغیب دیتا دوسروں کو کہ تم بھی اس پہ بات کر لو؟ آپ آتے ہیں پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اس کی بھرمار کرتے ہیں، اپنے ہی سوالاتوں کے اپنے ہی جوابات دے کے اپنی ہی منطق بیان کر کے نکل جاتے ہیں، اور پھر دوسرا بولے ان کا تو بنتا ہے سیکورٹی ذرائع کا، ان کا تو بنتا ہے بھائی، ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ تو چھاتی چوڑی کر کے سوال کریں گے بھائی تم کون ہوتے ہو ہمارے اندرونی معاملے میں بات کرنے والے۔ اس وقت تو ان کا بنتا ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جب ان کا بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی جان تم چپ، تم نہیں بولو گے، یہ اندرونی معاملہ ہے۔ تو اندرونی معاملہ ان کا شروع ہوا ہے تو وہ تو بولیں گے بھائی، اب اس پہ کون آگے جواب دے سکتا ہے؟ وہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں حکومتی معاملات ہوتے، وہ آگے کہتے کہ یہ جو ہے یہ کون ہوتا ہے پوچھنے والا، تو وہ نہیں بنتا تھا۔ اب تو منطق کی بنیاد کے اوپر بنتا ہے، باقاعدہ کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر بنتا ہے، ایس او پیز کی بنیاد کے اوپر بنتا ہے۔ وہ پوچھیں، وہ ان سے بھی پوچھ لیتے کہ بھائی جان آپ کون؟ چپ، ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے، ان کو بھی جواب دیں۔ جو ادارے کے اندرونی معاملات کے اوپر کہ جس کا ٹرائل ابھی جاری ہے اس پہ اپنے فیصلے صادر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی زحم ہے، ابھی دبدبا محسوس ہوتا ہے مسند اقتدار پہ بیٹھ کے، تو ابھی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ جو تحریر لکھی اور اس میں سارا کچھ اسٹیبلش کرنا چاہا بشرا بی بی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، تو یعنی آپ یہ مان چکے کہ باقاعدہ طور پہ طلاق جو ہے وہ دی تھی ان کے سابقہ شوہر نے، وہ منوان ان کو پاکیزہ عورت مانتے تھے۔ آپ یہ مان رہے ہیں اپنی اس ٹویٹ کے اندر کہ دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں تھا، وہ توہم پرست تھے، تو پھر ان کی سائیڈ لینے کیوں آئے آپ؟ جب آپ کو پتا یہ توہم پرست ہے، جب آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اس نے اپنی مرضی اور منشا کے ذریعے طلاق دی، جب آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ سارے بچے مائل تھے، تو اس وقت اس تحریر میں اس کا تذکرہ تو نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا مان لی آپ کی بات، مجھے کوئی غیر مرد نہ چھوئے، تو اس وقت اس نے وہ تعویلیں کیوں نہ پیش کی بھائی کہ یہ ڈرائیور کیا کہہ رہا ہے، یہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، یہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، گھر کون آ رہا ہے، گھر سے کون جا رہا ہے، اس وقت وہ کیوں نہیں بولا؟ تو یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ جو مقدمہ بنا تھا وہ بھی خراب تھا، جو عدت میں نکاح کا کیس تھا۔ مانیے اس بات کو بھی، چلیں آپ کی ہم نے منوان اس بات کو مان لیا جو آپ نے تحریر کی، تو پھر وہ مقدمہ غلط تھا، پھر وہ شخص ہی توہم پرست تھا۔ اگر نہیں تھا اور معاملات اور تھے تو پھر آپ کی یہ ٹویٹ کیا بنتی؟ اپنی اداؤں پہ آپ غور کر لیں، دوسروں کو منع کرتے ہیں تو تعویل بھی نہیں ہونی چاہیے پاس میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔